नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हुए 1 महीना से अधिक हो चुका है। ठीक 1 महीना पहले आज ही के दिन बिहार में नीतीश कुमार की सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था और सरकार बनते ही लगातार उसके बाद से कांग्रेस पार्टी बिहार में चुनाव परिणाम की लगातार समीक्षा करती आ रही है। समीक्षा के क्रम में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने जो उम्मीदवार थे बिहार में उन सभी उम्मीदवारों के साथ बैठक कर दिल्ली में समीक्षा हुई। राहुल गांधी भी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, सबकी मौजूदगी में कृष्णा लवरू सबकी मौजूदगी में समीक्षा हुई। फिर कांग्रेस पार्टी ने अपने जीते हुए 6 विधायकों के साथ समीक्षा हुई। फिर वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई और उसके बाद सबसे जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसमें प्रियंका गांधी की प्रशांत किशोर के साथ जो मीटिंग हुई और उसके बाद इन सब प्रैक्टिसेज का जो लब्बो लुआब निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस ये मान के चल रही है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा हुआ। बिहार में कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा हुआ, धोखा महागठबंधन के अंदर हुआ। ठीक है, अलग मामला है वो जो बिहार में मुद्दे थे, चाहे वो वोटर मतलब अधिकार यात्रा, SIR, वोट चोरी, ये सब मुद्दे अपनी जगह हैं। लेकिन गठबंधन की राजनीति के अंदर जिस प्रकार की साजिशें हुई कांग्रेस पार्टी के साथ, उसके कारण कांग्रेस पार्टी ने एक विकल्प रखा है कि वो बिहार में भी महागठबंधन से अलग हो सकती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि महाराष्ट्र के महानगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अलग होकर महाविकास अघाड़ी से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी 2026 में होने जा रहे लोकल बॉडीज इलेक्शन में पंचायत स्तरीय चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और आपको पता है कि इसी के ठीक 1 साल के बाद उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव होना है। बंगाल में भी जो परिस्थिति बनती हुई दिख रही है उसमें कांग्रेस पार्टी एकला चलो की रणनीति पर ही चलने वाली है। वैसे भी वहां बंगाल की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वामपंथी पार्टियां जिसके साथ पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन रहा था, अब वो वहां पर अप्रासंगिक हो चुकी है। कहीं अब वामपंथ का कोई भी असर जो है, कोई भी प्रभाव बंगाल के अंदर अब बचा हुआ नहीं है। वामपंथी जो भी समर्थक थे वो 2 धड़ों में बंट चुके हैं, या तो वो ममता बनर्जी के साथ जा चुके हैं या फिर बीजेपी के साथ जा चुके हैं। वामपंथ का अस्तित्व अब आप कह सकते हैं कि बंगाल की राजनीति में लगभग खत्म हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में बंगाल में भी कांग्रेस पार्टी के पास अकेले लड़ने के सिवाय अन्य कोई विकल्प नहीं है। तो बिहार में जो कांग्रेस के साथ साजिशें हुई उसको केवल आज हम यदि याद करें इस वीडियो में तो फिर हमको समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी क्यों मजबूर हो रही है कि उसे अकेले बिहार में भी जाना चाहिए। आपको याद होगा मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी चुनाव की घोषणा से पहले भी मैंने कई बार पॉलिटिकल आइडिया के मंच से इस बात की चर्चा की थी कि कैसे कांग्रेस पार्टी लगातार बिहार में अपना आधार गंवाती रही आरजेडी के साथ गठबंधन के कारण, और हर बार पराजय के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेवार ठहराया जाता रहा। कांग्रेस के बल पे ही आरजेडी जैसे राजनीतिक दल का बिहार में अस्तित्व है और वही आरजेडी हर बार कांग्रेस पार्टी के हक को, मतलब कांग्रेस पार्टी के जड़ को अपने अंदर समाहित करती रही और कांग्रेस पार्टी को ही उसकी औकात दिखाती रही। इस बार भी कांग्रेस को औकात दिखाया गया। आपने देखा कि एक तो सबसे पहले सीट बंटवारा के दौरान चुनाव नामांकन, द्वितीय चरण के नामांकन के अंतिम दिन सुबह में 10 बजे, जिस दिन 3 बजे शाम में नामांकन खत्म होने का समय था दूसरे चरण के लिए, उस दिन सुबह 10 से 11 के बीच में आरजेडी ने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी की। मतलब अब आप अनुमान लगा लीजिए कि सीट का बंटवारा हुआ ही नहीं। आधिकारिक रूप से जिस प्रकार से एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड 101 सीटें लड़ेगी, लोक जनशक्ति पार्टी 29 सीटें लड़ेगी, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीटें लड़ेगी, यह फैसला हुआ।
साथ ही सीटें चिन्हित की गई कि कौन कौन सी सीटें बीजेपी लड़ेगी, कौन सी सीटें जेडीयू लड़ेगी, कौन कौन सी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी, कौन कौन सीटों पर किन किन सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ये प्रथम चरण के लिए का जो नामांकन चल रहा था, नामांकन खत्म होने से पहले ही एनडीए ने फाइनल कर लिया था। इसमें जहां कहीं विवाद हुआ तो आपस में बैठकर सभी लोगों ने समझौता किया और उस समस्याओं को सुलझाया गया। आपको याद होगा, चाहे वो नाराज चिराग पासवान हुए हो तो आपने देखा होगा कि चिराग पासवान जब नाराज हुए तो किस प्रकार से बीजेपी के अमित शाह के दूत के रूप में बिहार के से जुड़े केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग पासवान के बदले चिराग पासवान की मां को पकड़ा और मां के माध्यम से चिराग पासवान को तैयार किया बातचीत करने के लिए ठीक तरीके से। मतलब फिर जब नीतीश कुमार के नाराजगी की चर्चा आई कि कुछ सीटों पर नीतीश कुमार को आपत्ति है कि वो सीटें चिराग पासवान को क्यों दी जा रही है, तो फिर किस प्रकार से यहां धर्मेंद्र प्रधान थे, वो जाकर नीतीश कुमार से मिलते हैं और सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। क्या ऐसा कोई प्रयास आरजेडी की तरफ से हुआ? नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ कि सीट बंटवारा की घोषणा नहीं हुई, सीटें चिन्हित नहीं की गई, कौन सी दल कितने सीटें लड़ेगी उसका फैसला नहीं हुआ और आरजेडी ने एक तरफा अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया। सिंबल बांटते गए ऐसी सीटों पर भी उम्मीदवार को सिंबल दे दिया गया जिन सीट पर पार्टी के मुखिया को चुनाव लड़ना था। आप अनुमान लगाइए, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी जिस सीट गौड़ा बौराम से चुनाव लड़ना चाहते थे वहां के लिए भी अफजल खान को तेजस्वी यादव ने सिंबल प्रदान कर दिया था। जिस सीट पर मुकेश सहनी अपने भाई संतोष सहनी को सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट लड़वाना चाहते थे, उस सीट पर भी पहले ही तेजस्वी यादव ने सिंबल दे चुके थे। जो सीटें वीआईपी की जीती हुई सीट थी, चाहे वो अलीनगर विधानसभा सीट हो, चाहे वो गौड़ा बौराम विधानसभा सीट हो, चाहे वो बोचाहा विधानसभा सीट हो, चाहे वो साहेबगंज विधानसभा सीट हो, इन सभी सीटों पर आरजेडी ने एक तरफा उम्मीदवार खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार खड़े थे उनमें कांग्रेस के जो 61 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किए, 61 में 3 सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार वापस ले लिए। इसके अलावे और 9 विधानसभा सीट पर भी फ्रेंडली फाइट के नाम पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के सामने उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया। आरजेडी ने 6 सीट पर और 3 सीट पे कम्युनिस्ट पार्टियों से खड़ा करवा दिया। अब बताइए, इस प्रकार की साजिशों में आप कैसे चुनाव जीत सकते हैं? तो इस प्रकार की खेल जिसकी आशंका पहले से थी, मैं तो पहले से बताता आ रहा था, जो भी पॉलिटिकल आइडिया के दर्शक हैं वो तो पहले से मैंने बताया था कि लोकसभा चुनाव में भी क्या हुआ था, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। मैं तो आपको याद होगा तो मैंने बताया था तीनों चुनाव का इतिहास, और वही अक्षर से जो आशंका थी वही आशंका सच सिद्ध हुई। राहुल गांधी फंस गए, वैसे ही जैसे मुकेश सहनी फंस गए थे, फरफरा सकते थे लेकिन उड़ नहीं सकते थे। यह स्थिति हो गई कि अंतिम दिन, ठीक नामांकन द्वितीय चरण के नामांकन के अंतिम दिन के 11 बजे तक यह खेल चलता रहा। उतना ही नहीं, कांग्रेस के अंदर भी कई लोगों के द्वारा उल्टा कांग्रेस के नेताओं पर ही आरोप लगवाया जाता रहा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर, कांग्रेस के बिहार प्रभारी पर। जो आरजेडी के जो सिंपैथाइजर थे कांग्रेस के अंदर, जो लोग ये दावा किया करते थे कि वो लालू यादव की कृपा से राज्यसभा के सदस्य बनते हैं, लालू यादव की कृपा से विधान परिषद में जाते हैं, ऐसे लोगों लगातार आरजेडी के पक्ष में कांग्रेस के नेतृत्व के समक्ष नैरेटिव तैयार कर रहे थे। तो इन परिस्थितियों में कांग्रेस के पास विकल्प क्या है? दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। जो विकल्प है उस विकल्प की तरफ यदि इस बार भी कांग्रेस ने कोई फैसला नहीं किया
तो आप मान के चलिए कि फिर एक बार कांग्रेस वही गलती करेगी जो गलती 1997 से लगातार करती आ रही है। मित्रों, मैं बार बार कहता हूं एक चीज कि आप अगर आज कभी कोई फैसला, बड़ा फैसला करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उस फैसले का असर तुरंत अगला आने वाले चुनाव में होगा, नहीं होता। नीतीश कुमार ने 1995 के विधानसभा चुनाव में यह फैसला किया था कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में लालू यादव की चुनौती देंगे। बने कब मुख्यमंत्री? 2005 में। 95 से 10 साल तक लालू प्रसाद यादव से लड़ते रहे, याद है ना? बिहार में कांग्रेस पार्टी से आजादी के बाद से ही समाजवादियों की लड़ाई शुरू हो गई थी। 47 से ही शुरू हो गई थी ना। लेकिन पहली सफलता कब मिली समाजवादियों को कांग्रेस, गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में? 1967 ईस्वी में, 20 साल के बाद। तो यदि कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो ये कहेगा कि कांग्रेस पार्टी अगर आज अपने बलबूते चुनाव लड़ना चाहती है तो 2030 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो बिहार में सत्ता में आ जाएगी? ऐसा कोई सिरफिरा ही कह सकता है? मैं तो नहीं कह सकता। लेकिन कम से कम इतना तो मान के चल सकते हैं ना आप कि अगर 10 साल तक कांग्रेस जैसे नीतीश कुमार ने मेहनत किया, उस मेहनत का परिणाम क्या हुआ? याद कीजिए, 1995 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को कितनी सीटें मिली थी भाई? मात्र 7। ठीक है। और 2000 के विधानसभा चुनाव में लगभग शायद 40, 35 या 40 के बीच का कोई आंकड़ा है, 42 का आंकड़ा है, मैं अभी ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूं। तो 35 से 42 के बीच का आंकड़ा है। तो 7 से 42, फिर 2005 में बढ़ी, फिर 2005 के फरवरी के बदले 2005 के नवंबर वाला चुनाव में परिणाम फिर बढ़ा, और 2010 आते आते 118 सीट जीतने के आंकड़े पर पहुंच गई नीतीश कुमार की पार्टी। परिवर्तन ऐसे आता है। परिवर्तन आज आप वैसे ही जब कोई बड़ी पार्टी आधार गंवाना भी शुरू करती है तो धीरे धीरे गंवाती है। आप इतिहास देखिए कांग्रेस का। 1990 में जब पहला चुनाव हारी तो कांग्रेस पार्टी के पास कितने विधायक थे? शायद 70 या 71 थे, ऐसे ही कुछ। फिर 95 में घटे, फिर 2000 में घटे। ऐसे ही चलता है राजनीति, एकाएक थोड़े होता है। हाँ, कई बार ऐसा कोई अलग एक लहर होता है तो बात अलग होती है कि शिखर से सिफर और अर्श से फर्श वाली स्थिति होती है, तो वो अपवाद होता है। लेकिन आधार खत्म नहीं होता है। तो ये सच्चाई है। बीजेपी भी बिहार में अगर बढ़ी है, कैसे बढ़ी है? क्या बीजेपी का 1985 में कितना परसेंट वोट था? 90 में कितना परसेंट हुआ? 95 कितना परसेंट हुआ? आज कितना है आप देखिए। तो ये होता है तरीका। इसीलिए कई लोग ये कह सकते हैं कि कांग्रेस अकेले लड़ती है। चुनाव के दौरान भी जब मैं इस बात को रखा करता था पॉलिटिकल आइडिया के मंच से, तो कई लोग कहा करते थे कि भाई कांग्रेस का अपना क्या है? अपना था, लेकिन कांग्रेस ने अपना सब गंवा दिया। तो फिर दोबारा आएगा कैसे? जब तक कांग्रेस लड़ेगी नहीं, राजनीतिक दल अगर चुनाव नहीं लड़ेगी तो उसके पास कार्यकर्ता बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे। अगर आप 50 सीट लड़िएगा तो 50 सीट पर ना कार्यकर्ता बचेगा आपका। तो यह सच्चाई है। तो इसीलिए लगता है कि ये 3 ठोकर कांग्रेस को लगी है। 2019 का लोकसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव, 4 हो गया। 2020 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, 2025 का विधानसभा चुनाव, जब कांग्रेस धोखे की शिकार हुई। अब अगला चुनाव जब भी होना है बिहार में, क्या फैसला करेगी कांग्रेस? विकल्प तो एक ही है। अगर कांग्रेस को बिहार में अपना आधार दोबारा चाहिए, लड़ना पड़ेगा। आज तक दुनिया में कोई भी ताकत बिना लड़े हुए नहीं जीती है। और हर व्यक्ति को, हर संगठन को, हर राजनीतिक दल को, हर देश को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। खुद लड़नी पड़ती है। कितने सहमत है कमेंट करके बताइएगा। नहीं सहमत है तब भी कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है पॉलिटिकल आइडिया को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।
आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।